हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज की नॉर्थ सेट एमसीक्यू सीरीज के अंदर। आज की क्लास हमारी प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू सीरीज है, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर आए हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, और ये वाली क्लास हमारी कल की क्लास का कंटिन्यूएशन है। तो कल हमने डिस्कस कर लिए थे ये सारे क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं अभी। कल की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, जो कल की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बारे में आप लोगों ने कोई कमेंट करके कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने देखा हुआ नहीं है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो देखिए आज का क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, विथ सिंगल डोज टेबलेट ए मास ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है वो देखो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मास ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया था। मास ट्रीटमेंट मतलब बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने एक मास ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी। और इसके अंदर सिंगल टेबलेट दी जा रही थी, सिंगल टेबलेट दी जा रही थी। और किसको, किस लिए दी जा रही थी? सिंगल टेबलेट दी जा रही थी मास लेवल के ऊपर फाइलेरियासिस को, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के लिए। और ये जो प्लान है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो जो सिंगल टेबलेट है वो कौन सी टेबलेट थी जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के लिए, इरिडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान, जो सिंगल डोज प्लान था, वो इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या होता है। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या है? एक पैरासाइटिक डिजीज है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या है? एक पैरासाइटिक डिजीज है। पैरासाइटिक डिजीज है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या है? एक पैरासाइटिक डिजीज है। अब इस पैरासाइटिक डिजीज की होने की वजह से, अब ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज है और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? फाइलेरियाई, फाइलेरियाई वॉर्म्स। फाइलेरियाई वॉर्म्स इसका क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? लिम्फेटिक फाइलेरियाई या फाइलेरियाई वॉर्म्स। फाइलेरियल फाइलेरियल वॉर्म्स, वॉर्म। और फाइलेरियल जो वॉर्म्स हैं वो किसके द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं? आर स्प्रेड बाय, इनको स्प्रेड कौन कर रहा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को स्प्रेड करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मॉस्किटोज। मॉस्किटोज क्या है? इसको स्प्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को। और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अदर नेम ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इसका दूसरा नाम होता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का दूसरा नाम क्या है? एलिफेंटियासिस। ठीक है, हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग इसका दूसरा नाम है। और इसका डायग्नोसिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो डायग्नोसिस है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाएगा? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का डायग्नोसिस करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? ब्लड सैंपल की, ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। और इस ब्लड सैंपल को हमें क्या करना है? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर हम जब लिम्फेटिक फाइलेरियासिस वाले पेशेंट का ब्लड एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? जो फाइलेरियासिस ब्लड के अंदर
फाइलेरियासिस जो वॉर्म्स हैं वो क्या होंगे, वो हमें मिलते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के जो फाइलेरियासिस वॉर्म्स हैं वो हमें वहाँ पर आपको, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के जो वॉर्म्स हैं वो ब्लड स्मेयर के अंदर, या जब आप ब्लड को माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करोगे तब हमें वो देखने को मिलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के। ठीक है, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट की अगर आप बात करो, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट की अगर आप बात करो, ठीक है, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट के अंदर 3 मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन है एल्बिंडाजोल, एल्बिंडाजोल। दूसरी है आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन। और तीसरी मेडिसिन है डाईइथाइल, डाईइथाइल कार्बिमेजाइन, डाईइथाइल कार्बिमेजाइन, डाईइथाइल कार्बिमेजाइन। ठीक है, और डाईइथाइल कार्बिमेजाइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, DEC, DEC। तो जो DEC है, आप ऑप्शन के अंदर देखो कि जहाँ पर DEC है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। तो राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो फाइलेरियासिस है उसको वो स्प्रेड हो रहा था बहुत ही स्प्रेडली, बहुत ही स्पीडली वो क्या हो रहा था, स्प्रेड होता है। नॉर्मली जो फाइलेरियासिस है वो कहाँ होता है, जो नदियों के पास, जो नदियाँ हैं, महासागर है, इनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, या जिनके आसपास के जो एरियाज है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और जो लोग इन नदियों के पानी का यूज़ कर रहे हैं, उनमें नहाते हैं, अपना सारा जो भी काम पानी का यूज़ वहीं से हो रहा है, तो उन लोगों के अंदर फाइलेरियासिस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फाइलेरियासिस के अंदर क्या हो रहा था, फाइलेरियासिस के अंदर क्या हो रहा है, फाइलेरियासिस के अंदर क्या हो रहा है, जो स्वेलिंग आ जाती है किस किस में। ठीक है, फाइलेरियासिस के अंदर क्या, एलिफेंटाइटिस जैसे मान लीजिए आती पाँव, जैसे लेग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, हाइड्रोसिल हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स फाइलेरिया। इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, और लोगों को साल में 2 से 3 बार, मैक्सिमम 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार लोगों को मास लेवल के ऊपर डाई इथाइल कार्बिमेजाइन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, डाई इथाइल कार्बिमेजाइन का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन का करके जो भी पानी वाले जो जिन 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 स्टेट्स या जिन एरियाज़ के अंदर नदियाँ लग रही हैं, जिन जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो नदियों का पानी आ रहा है, उनके आसपास के एरियाज़ को उन्होंने कवर किया, और उन्होंने क्या किया, ये डाईइथाइल कार्बिमेजाइन है वो मास लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को फाइलेरियासिस से प्रिवेंट, चिंता के बारे में बताया, साथ के साथ लोगों को प्रिवेंट किया। ठीक है, और DEC, डाईइथाइल कार्बिमेजाइन मेडिसिन थी, इसका यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइलेरियासिस को क्या किया, एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी एक सिंगल डोज टेबलेट फाइलेरियासिस की ट्रीटमेंट के लिए थी, वो तो थी हमारी DEC। ठीक है, DEC, डाई इथाइल कार्बिमेजाइन। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया इसका पूरा नाम कि DEC, डाई इथाइल कार्बिमेजाइन इसका पूरा नाम है। दूसरा देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। RMP, ये है अपना रिफाम्पिसिन, RMP इज रिलेटेड टू रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, और रिफाम्पिसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर TB। रिफाम्पिसिन किसकी है, ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग है। ठीक है, एविल है, एविल है एलर्जिक के लिए, एलर्जिक के केस में देते हैं, या फिर देते हैं हम इसको एनाफाइलेक्सिस में, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के अंदर हम इसको देते हैं। और एविल में क्या आता है, एविल में आता है फिनाइन एफ्रीन। ठीक है, एविल के अंदर क्या साल्ट आएगा, फिनाइन एफ्रीन। और डिकाड्रोन, डिकाड्रोन क्या है, डिकाड्रोन का है डेक्सोना, डेक्सामिथासोन, डिकाड्रोन में है क्या है, डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन क्या है, एक स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड मेडिसिन है एक। डेक्सामिथासोन क्या है, एक स्टीरॉयड मेडिसिन है। ठीक है, डेक्सामिथासोन क्या है, एक स्टीरॉयड मेडिकेशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो सिंगल डोज मास लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान इंट्रोड्यूस किया था फाइलेरियासिस को, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को प्रिवेंट करने के लिए,
ठीक है। तो उसमें जो सिंगल डोज टेबलेट बांटी जा रही थी वो टेबलेट कौन सी थी, DEC डाई इथाइल कार्बामेजाइन की थी। बाकी ऑप्शन जिसमें है वो एविल है, डेकाडोन डेक्सामेथासोन है, फिनाइलेफ्रेन एविल है, और आपका रिफाम्पिसिन है। रिफाम्पिसिन हम ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द पेनिसिलिन, की पेनिसिलिन की खोज किसने की। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन को बोला जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी वो थी पेनिसिलिन। उसके बाद जो भी आज आप एंटीबायोटिक, बहुत ही मतलब अथाह सागर में एंटीबायोटिक्स की खोज हो चुकी है, ठीक है, वो उसके पेनिसिलिन के बाद ही हुई है। तो पेनिसिलिन की खोज वो किसने की थी, ठीक है। तो उसके पेनिसिलिन की खोज के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा लुईस पास्चर। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने क्या किया, तो लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज तो नहीं की, लेकिन लुईस पास्चर ने क्या किया था, ये फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के इनको बोला जाता है फादर है। साथ के साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जर्म थ्योरी है वो दी थी। जर्म थ्योरी किसने दी थी, लुईस पास्चर ने। जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने। ठीक है, जर्म थ्योरी क्या थी कि कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो रेस्पॉन्सिबल है, ये इन्होंने बताया था। तो जर्म थ्योरी दे दी थी, और ये क्या है, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन इन्होंने पेनिसिलिन की खोज नहीं की। उसके बाद हम बात करें जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर की अगर स्टूडेंट्स आप बात करो, जोसेफ लिस्टर की अगर आप स्टूडेंट अगर आप बात करो, तो जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, मॉडर्न सर्जरी, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। ये क्या है, मॉडर्न सर्जरी के क्या है, फादर है। जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। थर्ड वन ऑप्शन आता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है, पेनिसिलिन की खोज की है जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया, तो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर द ट्यूबरक्लोसिस, डिस्कवर द ट्यूबरक्लोसिस, ही डिस्कवर द ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर मैं पूरा बता दिया आपको कि पेनिसिलिन की खोज तो किसने है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। लुईस पास्चर ने क्या किया है, लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, और जो जर्म थ्योरी है वो लुईस पास्चर ने दी है। जोसेफ लिस्टर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस की खोज की है। तो ये हैं सारे चारों के बारे में बता दिया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। और पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। कोई आपसे पूछे कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा खोजा गया था, तो वो यही बताना है कि पेनिसिलिन ही सबसे पहले एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन को ही सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी देखिए, डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर अंडर द डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ पर 100 लाइव बर्थ पर ईयर इज नोन एज, इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट 28 डेज, फर्स्ट 28 डेज के अंदर जब बच्चे की डेथ हो रही है, 1000 जन्मे हुए बच्चों में से कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे लाइफ के फर्स्ट 28 डेज के अंदर ही मर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, या नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको कि इन्फेंट क्या है, न्यूबॉर्न क्या है, ठीक है, और नियोनेट्स क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वन,
बर्थ से लेकर के, ठीक है, बर्थ से लेकर के 7 डेज तक, बर्थ से लेकर के 7 डेज तक तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, न्यूबॉर्न। बर्थ से लेकर के न्यूबॉर्न, नया जन्मा हुआ बच्चा। और 7 डे से लेकर के 28 डेज तक बोला जाता है न्यूनेट, न्यूनेट बोला जाता है, ठीक है जी। और थर्ड वन आता है अपना 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक क्या बोला जाता है उसको, इन्फेंट। से क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट 28 डेज के अंदर अगर बच्चे की मौत हो रही है, फर्स्ट 28 डेज के अंदर, ठीक है, तो उसे वो कौन सी मोर्टिलिटी रेट कहलाती है, वो कौन सी मोर्टिलिटी रेट है जो फर्स्ट 28, तो फर्स्ट 28 डेज के अंदर हम क्या बोल रहे हैं बच्चे को, नियोनेट, ठीक है। तो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, आंसर हो गया इसका नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, इसका राइट आंसर है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट वन बोलते हैं हम प्रीनेटल, पहला ऑप्शन, फर्स्ट वन ऑप्शन अपना है प्री नेटल मोर्टिलिटी रेट। तो प्री नेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है 7 डेज, अप टू 7 डेज, लाइफ के अप टू 7 डेज तक। प्री नेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है डेथ, डेथ ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न अप टू 7 डेज। अगर लाइफ के पहले 7 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हुआ हुआ बच्चा अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसे वो कंसिडर किया जाएगा प्रीनेटल, ठीक है, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट के अंदर, ठीक है, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट के अंदर। और पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट है वो कहाँ से इंक्लूड की जाएगी, वो इंक्लूड की जाएगी वायबिलिटी, वायबिलिटी इन मैटरनल यूट्रस। जब बच्चा माँ के गर्भ में वायबिलिटी अचीव कर लेता है, वायबिलिटी का मतलब कि हाँ ये जिंदा हो सकता है या जिंदा रह सकता है, ठीक है, जिंदा रह सकता है। 28 डेज बोलते हैं अपन, 28 डेज बोलते हैं, 28 डेज है, आजकल 22 भी कर रखा है, ठीक है। तो जो वायबिलिटी अचीव कर लेता है बच्चा 28 डेज, 28 वीक मतलब 28 वीक से लेकर के डिलीवरी के 7 डे तक, ठीक है, डिलीवरी के 7 डेज तक अगर बच्चे की डेथ हो रही है तो वो डेथ किसमें इंक्लूड की जाएगी, पेरीनेटल, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है जी। नेक्स्ट वन आता है अपना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। सबसे पहले हम इजी जो है हमारे जो एक ही लाइन के उनको, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया कि जन्म के 28 दिन से लेकर के 1 साल तक अगर बच्चे की, 1 साल से पहले पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो किस में कंसिडर की जाएगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के अंदर। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की अगर आप बात करते हो तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है डेथ ऑफ, डेथ ऑफ वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव, डेथ ऑफ वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर अगर कोई वुमन है उसकी डेथ हो जाती है तो वो डेथ है वो कंसिडर की जाएगी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर। और वुमन की जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कितनी मानी गई है, वो मानी गई है लाइफ के 15 ईयर से लेकर के 45 ईयर तक। मतलब एक फीमेल 15 ईयर से लेकर के 45 ईयर तक की एज के अंदर आने 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 तक क्या कर सकती है, मतलब इस एज से 15 से लेकर 45 साल के बीच में वो क्या कर सकती है,
मतलब बच्चा कंसीव कर सकती है, बच्चे डिलीवर कर सकती है। 15 से पहले तो प्यूबर्टी भी नहीं आती है, 13-14 पे प्यूबर्टी आना शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पर 45 के बाद आने शुरू हो जाते हैं मेनोपॉज, ठीक है जी। तो ये है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि जब आप ये मोर्टिलिटी रेट्स पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारी 3 मोर्टिलिटी रेट है, 3 मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कौन सी? पेरीनेटल, ठीक है, पेरीनेटल, नियोनेटल और इन्फेंट। ये तीनों मोर्टिलिटी रेट है, जब भी कैलकुलेट की जाएंगी तो ये कैलकुलेट की जाएंगी 1000 पर, ठीक है, 1000 के ऊपर कैलकुलेट की जाएंगी। और जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट इसलिए करूँगा कि मेरे को ये बताना है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो हमेशा 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट की जाती, ठीक है। 1 लाख के ऊपर ही इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये की जाती है, बाकी जो तीनों होती हैं वो 1000 के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल से जब हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जब भी दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो इनको कर रहे हैं, जब पेरीनेटल है, नियोनेटल है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें 1000 पे कैलकुलेट करनी होती है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब वो 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील विद द प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। कि ये है, ये क्वेश्चन आया है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है 4th ईयर नर्सिंग के अंदर और जीएनएम के अंदर, वो चलता है इंटर्नशिप के अंदर, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ये एक सब्जेक्ट होता है जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में और जीएनएम के अंदर वो चलता है आपके इंटर्नशिप के अंदर, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें ये बताइए, पूछा गया है कि कौन से लेवल का मैनेजमेंट है, कौन से लेवल का मैनेजमेंट है जो वर्कर्स के एक्टिविटीज़ को प्लान करता है। वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को प्लान कौन सा लेवल करता है, मतलब एक कंपनी है उसके अंदर जो वर्कर्स क्या काम करेंगे, कब कौन सा क्या काम करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा। मान लीजिए एक फैमिली है 20 लोगों की, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई भी पार्टी है उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो जो बच्चे होंगे उस फैमिली के या जो एडल्ट्स होंगे, उन एडल्ट्स को काम कौन बताएगा, कौन बताएगा, जो सबसे सीनियर होगा। तो सीनियर कौन है यहाँ पर देखो, सुपीरियर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल और मिडिल लेवल, ठीक है। तो सुपीरियर लेवल मैनेजमेंट है वो यहाँ पर क्या है, सबसे सीनियर है, और वही प्लान करेगा कि वर्कर्स की एक्टिविटीज हैं, यानी कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा, कब काम करेंगे, वर्कर्स की जो वर्कर्स का जो काम है उसको प्लान करने का काम किसका होगा, सुपीरियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होगा, सुपीरियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होगा। यही मान लीजिए टॉप लेवल है, टॉप लेवल के लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, टॉप लेवल के लोग आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम क्या होता है, प्लानिंग का। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम होता है प्लानिंग का, कि हमें इस 6 महीने में, इन 3 महीने में या इस 1 साल में हमें ये सारे काम करने हैं, किस तरीके से करने, क्या करने, ठीक है। और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है आपको क्या करना होगा। अब जो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन बिठाना है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में, आपको अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना है। अब इस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, जो लोअर लेवल के जो लोग हैं, जो लोअर लेवल के लोग हैं उनके साथ मिलकर के भी आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ता है। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि सुपीरियर लेवल के जो लोग होते हैं, सुपीरियर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपीरियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो प्लान करता है वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से पूछा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। ये एक
ठीक है, एक सवाल था जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था कि इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो फ्लोरेंस, बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। 12 मई 1820 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। और 13 अगस्त 1910 में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 में हुआ था, और 13 अगस्त 1910 के अंदर क्या हो गई थी? उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सवाल था आपके लिए, था मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस और जो ये एमसी की सीरीज है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।